ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं सीईटी के अपने इस बैच में, जिसमें साथ ही साथ अपन आरयू एंट्रेंस और डीयू की भी प्रिपरेशन करेंगे। तो कल आपको यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर के शर्मा सर ने पैटर्न को समझा दिया था, क्या पढ़ाने की हमारी टेक्निक रहेगी उसके बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया था। तो आज अपन सीधा क्लास स्टार्ट करते हैं, और जो पेपर में आपका स्टार्ट करने जा रहा हूं वो मैथमेटिकल फिजिक्स है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई पेपर का नाम। इम्पोर्टेंट पेपर हैं, और यहाँ से 4 से 5 इससे ज़्यादा भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि 4-5 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाएंगे। बहुत सी बार ज़्यादा भी पूछ लिए जाते हैं, 6-7 तक पूछ लिए जाते हैं, 8 तक पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन देता है। ठीक है भैया, तो मैथमेटिकल फिजिक्स जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से क्वेश्चन अगर कोई भी बच्चा इसको ढंग से पढ़ता है तो गलत नहीं होता है। ठीक है भाई, तो अपन स्टार्ट करते हैं। तो लगभग 9 से 10 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा अपन 12 to 13 डेज लगाएंगे, और आपका मैथमेटिकल फिजिक्स वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ आपके दूसरे पेपर भी चलते रहेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए, सिलेबस की कोई चिंता नहीं करनी है। जैसा कि के सर ने आपको कहा था कि जो आपका सिलेबस है वो 40 to 45 डेज में कवर करवा दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आवाज प्रॉपर आ रही है ना? एक बार कमेंट करके बताएंगे कि वॉइस में कोई समस्या तो नहीं है, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे भाई। तो कमेंट करके बताइए, वॉइस में कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैथमेटिकल फिजिक्स में अलग अलग पार्ट हैं। वेक्टर कैलकुलस एक पार्ट है, मैट्रिक्स वाला एक पार्ट है, फिर आपके डिफरेंशियल इक्वेशन वाला एक पार्ट है, आपके फूरियर सीरीज भी हैं, और आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा भी है, बेसिक कॉम्प्लेक्स है आपके। तो ये सभी टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, तो आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, और हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर कैलकुलस। ठीक है भाई, ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वेक्टर कैलकुलस को। सबसे पहले अपन वेक्टर से चर्चा को स्टार्ट करते हैं, और इस क्लास में पढ़ने का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें अपन काफ़ी ग्रेट डिटेल में थ्योरी लिखते हुए नहीं चलेंगे। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्लिक होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जनरल समझाते हुए चलेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे कि कैसे क्या सिस्टम आपको रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, और दोनों लैंग्वेज में मैं बताता हुआ चलूंगा। भौतिक राशियों के बारे में बात करते, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। नाम से ही जाहिर है कि वेक्टर कैलकुलस के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटीज को अपन यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटीज और एक वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और आपको भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है भैया, आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग के दौरान भी और अपनी ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ा है कि जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती हैं
इनके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे दूरी की बात करते हैं, कोटा से जयपुर के बीच की दूरी, तो इसमें अपन डायरेक्शन नहीं देख रहे होते, जस्ट डिस्टेंस देख रहे होते, दूरी देख रहे होते, केवल अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। बट अपन जैसे ही बात करते विस्थापन की, डिस्प्लेसमेंट की, तो फिर आपको वहां पे डायरेक्शन देखनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल अपन किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात करते हैं, बोध मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। शॉर्ट में ही लिख लेते हैं डायरेक्शन। यहां पर दोनों की बात की जाती है। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाती है तो यहां पे आप लिख लीजिए स्केलर में, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, मास हो गया, एटसेट्रा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो आप लिख सकते हैं। और अपन वेक्टर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो यहां पे आपने डिस्प्लेसमेंट लिख लिया। इसके अलावा आप यहां पे वेलोसिटी लिख लीजिए, यहां पे मोमेंटम लिख लीजिए, और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका डिवाइडेशन है। सीयू का पेपर हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है सर। तो अपने आरयू की अगर अपन बात करते दोनों लैंग्वेज में आता है। सीयू सीईटी का जो पेपर होता है इंग्लिश मीडियम में ही आता है। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं, नॉर्मल है। 2-5 दिन में आप टर्मिनोलॉजी को सीख जाएंगे, निश्चिंत रहिए। ठीक है भैया, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम एटसेट्रा, इनके बारे में अपन बात कर रहे थे। अब अपन यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए एक बार, इस तरीके से आप भी बना लीजिए, कर लीजिए भाई नोट। और आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा देंगे। जैसे ही आप बैच में एनरोल कर लेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। 2-3 दिन आपकी डेमो क्लासेस हैं, ट्रायल क्लासेस के रूप में। कर लीजिए भाई नोट, और थोड़ी स्पीड रखिएगा। प्रॉपर नोट्स बनाइए भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ लॉज होते हैं जिसे आप वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के नाम से जानते हैं, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं, और आपने पैरेललोग्राम लॉ भी पढ़ा था, तो थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे एरो लगा के लिखेंगे लॉज ऑफ एडिशन। कैसे लिखे, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। और एडिशन के साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री होता है सब्ट्रैक्शन, वो इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो दोनों को साथ में ही बता दूंगा। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे कि आपके पास कोई वेक्टर है, वेक्टर को आप इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई दूसरा वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर। तो आपने वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से पढ़ा है कि जो आपका इस प्रकार से बनने वाला सी वेक्टर होगा, इसे आप लिखेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इंपॉर्टेंट है और अपने पढ़ने के दौरान काफी ज्यादा यूज आता है। ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। ठीक है भैया, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, सी वेक्टर बराबर, यहाँ पे ए और बी के रिजल्टेंट जो वेक्टर हैं वो सी वेक्टर हैं, और सी वेक्टर को आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के माध्यम से लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है सर। इसी में अपन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन की भी बात कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर ये यहाँ पे आपका बी वेक्टर लिखा हुआ है और इस वेक्टर को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जाहिर सी बात है इसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, बट इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई वेक्टर इस प्रकार से लिखा हुआ है
और ये आपका ए वेक्टर है। और मैं चाहता हूं कि मैं माइनस ए वेक्टर को यहाँ पे ड्रॉ करूं, तो किस प्रकार से किया जाएगा, यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का आप वेक्टर बना देंगे, बस उसकी एरो की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, तो ये आपके माइनस ए वेक्टर बन गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे ये आपका ए वेक्टर एज इट इज रहा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बी वेक्टर है तो मैंने नेगेटिव बी वेक्टर बना दिए, माइनस का बी वेक्टर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्टेंट मैंने सी वेक्टर बना दिया। जी सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सी वेक्टर लिखूंगा तो किस प्रकार से लिखूंगा, इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ए वेक्टर लिखा जाएगा, प्लस साइन लिखा जाएगा, और माइनस का बी वेक्टर। सो सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर। लिख लीजिए भाई, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। और कहीं पे भी कोई भी समस्या आती है तो साथ के साथ पूछते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब अपन पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि आपने ए वेक्टर बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आपने बी वेक्टर बना लिया, दो वेक्टर बना लिया, और इनके बिटवीन जो एंगल है आपने थीटा डिफाइन कर दिया है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ से आप क्या कहते हैं कि जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इस प्रकार से जो आपका आर वेक्टर होगा, ये आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जाएगा। इसमें कुछ नया नहीं है, जो आपने वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा है उसी से इसको लिखा गया है। कैसे, आप जानते हैं कि कोई भी जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उस वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो ये ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, तो आर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो अपन ए वेक्टर इसको डॉटेड लाइन से बना देते हैं भाई, ये आपका ए वेक्टर हो गया, और यहाँ पे डॉटेड लाइन से बी वेक्टर बना देते हैं, ये आपका बी वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया। तो जाहिर सी बात है आप इसे आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कह सकते हैं। और आपको बहुत सी बार जरूरत पड़ती है आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में, तो इसकी जो वैल्यू होती है आप लोगों ने काफी टाइम यूज किया है, दो वेक्टर दे दिए जाते हैं और आपको उनका रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट करना होता है, तो आपको इस फॉर्मूले की आगे भी जरूरत पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पे लिख दिया आपने कोस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ पे एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है वो इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसको आप जनरली ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको आर भी लिख सकते हो। कर लीजिए भाई नोट।
तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, और ये अपना सी वेक्टर हो गया, और ये एंगल अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंगल डिफाइन कर दिया अल्फा। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आईआईटी जेम की तरह यहाँ पे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। टीआईएफआर वगैरह में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेस्ट में, उस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप 40 दिन की प्रिपरेशन को अगर अच्छे से करते हैं तो बहुत ही शानदार रैंक के साथ आप अपना सिलेक्शन लेंगे। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अल्फा व्हेन, अब यहाँ पे ए बी के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की गई है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1, देन their resultant vector is यूनिट वेक्टर कहने का सीधा सा मतलब है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका भी मैग्नीट्यूड 1 ही है। दैट मीन से क्या कहना चाह रहे हैं, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा भाई, और यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे। जैसे ऑप्शन दे दिया आपको, एक ऑप्शन दे दिया π/2, बी ऑप्शन दे दिया π/4, सी ऑप्शन दे दिया आपको π/3, और डी ऑप्शन दे दिया आपको π/6। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं कि सर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। जाहिर सी बात है एक ट्राइंगल है, डायग्राम यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है उनके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है, बट आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है सॉल्यूशन, बात करते हैं किस प्रकार से इजी क्वेश्चन आते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 1 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर 1 दिया हुआ है, और आपसे कहा गया है कि इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा, जो कि सी वेक्टर के बराबर है, ऐसा ही है, और इसकी वैल्यू सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी क्या है, 1 है। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो आप जानते हैं कि ऐसे त्रिभुज को आप समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो प्रत्येक एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, π/3 रेडियन का होता है। ठीक है भैया, तो जाहिर सी बात है। सो दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, नो प्रॉब्लम। सो अल्फा इज इक्वल्स टू π/3, कर लीजिए भैया नोट, तुरंत, समय नहीं लगाना है, जहां समय लगाने की जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे। बिल्कुल बेसिक चल रहा है, इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, आपने 12th क्लास में भी ये चीजें पढ़ी हुई हैं, बट क्या सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए यहां से स्टार्ट किए हैं। आज की क्लास में अपन वेक्टर के बारे में जनरल चर्चा कर लेंगे, फिर अपन आगे की बात करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, वो थोड़ा अच्छा टॉपिक है, वहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कि कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनका जो प्रोडक्ट होता है 2 टाइप से किया जाता है। एक होता है इन दोनों के बिटवीन क्रॉस लगा दिया जाए, एक होता है इन दोनों के बिटवीन यहाँ पे डॉट लगा दिया जाए। डॉट लगाने के केस में इसको आप बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट।
और क्रॉस लगाने के केस में आप इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट भी बोला जाता है, और जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है। नाम से ही क्लियर है कि जब दो वेक्टर क्वांटिटीज का यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं या वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो आपको नई भौतिक राशि मिलती है वो एक सदिश होती है। जबकि यहाँ पे अदिश गुणनफल की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी रिजल्टेंट क्वांटिटी होगी वो एक अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर अपन यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर मैं आपको एक टॉपिक और पढ़ा दूंगा, लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभार वहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन कन्फर्म है कि वेक्टर से पूछा जाएगा, वेक्टर प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन आएगा। हो सकता है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आए, हो सकता है वो ट्रिपल प्रोडक्ट से आए, हो सकता है वो डॉट प्रोडक्ट से आए, बट एक क्वेश्चन यहां से जरूर पूछा जाता है। तो आपका आज की क्लास में एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे अपन बात करते हैं, हेडिंग डालिए वेक्टर प्रोडक्ट। टू टाइप का होता है भाई। फर्स्ट है यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, सेकंड है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। ओब्लिक लगा के लिखना चाहें तो स्केलर प्रोडक्ट, और यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है भैया, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है आशी, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। पहले अपन बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। आपको क्लास में जो पढ़ाएंगे डियर स्टूडेंट्स, वो क्लास में ही याद हो जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। केवल आपको जो होमवर्क आपको दिया जाता है उसको कवर करना है। ठीक है, और आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आराम से पढ़ाई कीजिए। तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, एक वेक्टर हो गया बी वेक्टर, और इन दोनों के बिटवीन जो एंगल डिफाइन है वो इस प्रकार से आपने थीटा डिफाइन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे आइए अपन बात करते हैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की। तो इसको जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे आपने लिखा कोस थीटा। ये इसको ओपन करने का तरीका है, जहां पे थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इस प्रकार से इसे ओपन किया जाता है। और जाहिर सी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। इसके राइट हैंड साइड में देखते हैं तो यहाँ पे कहीं पे भी वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर की बात नहीं की गई है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं की गई है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की बात है। तो जाहिर सी बात, इसे आप क्या कहेंगे, इसे आप स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे। यहाँ पे आपको स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उन प्रॉपर्टीज के बारे में लिख लेते हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं यूनिट वेक्टर्स की। ठीक है, यूनिट वेक्टर्स के बारे में आप जानते हैं, इसीलिए मैंने आपको टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में चर्चाएं नहीं की हैं। वही इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। भाई एक तो इक्वल वेक्टर हो गया जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम होते हैं, डायरेक्शन भी सेम होती हैं। एक यूनिट वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं। नेगेटिव वेक्टर की बात करें तो ऐसा वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड तो बराबर होते हैं बट डायरेक्शन अपोजिट होती हैं। नल या जीरो वेक्टर की बात करें तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको नल या जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और बहुत सी बार नल और जीरो वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से भी दे दी जाती है कि अगर कोई वेक्टर है जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करता है तो उस प्रकार का वेक्टर भी
जीरो वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सी डेफिनेशन थी, मुझे नहीं लगता इस क्लास में उनकी जरूरत है। ठीक है, आप लोग जानते और जो नहीं जानते उनको मैंने बता दिया है। आपके पास वीडियो है, आप चाहें तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और एक होता है अपना रेसिप्रोकल वेक्टर, भी उसके बारे में बात कर लेते हैं। रेसिप्रोकल वेक्टर में क्या होता है, डायरेक्शन सेम होती है बट जो मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे का इनवर्स होता है। जैसे बात कर लेते हैं, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, और कहा गया है बी वेक्टर बराबर ए इनवर्स वेक्टर। इस प्रकार से है आपकी सिचुएशन। तो ए इनवर्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/mod ए के बराबर होगा। डायरेक्शन दोनों की सेम रहेगी। ठीक है, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन हमेशा यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होता है केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का काम करता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करेगा बट उसकी डायरेक्शन में चेंज करेगा। ठीक है, अगर किसी स्केलर क्वांटिटी किसी नंबर के साथ आप यूनिट वेक्टर लगा देते हैं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है जिसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा जो पहले था, बट अब उसके साथ डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी। अब बात करते हैं अपन यूनिट वेक्टर्स की। तो आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े हैं, तो इस प्रकार से आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता था 3D में। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होता था। यहाँ पे इसके एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता था वो आई केप होता था, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता था वो जे केप होता था, और आपकी जो जेड एक्सिस है इसके अनुदिश जो आपका इकाई सदिश होता था वो के केप होता था। और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी धीरे धीरे इन टर्म्स को इंग्लिश में याद रखें, 2-4 दिन में आप सीख जाएंगे। हालांकि मैं बताता रहूंगा, हिंदी में भी इस टर्मिनोलॉजी को यूज करता रहूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि जो तीनों एक्सिस होती हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं जो आई केप डॉट आई केप होता है, हम सिर्फ फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा आई केप का मैग्नीट्यूड, आई केप का मैग्नीट्यूड, ये अपन प्रॉपर्टी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों के बिटवीन जो आपका आई केप है, आई केप का आई केप के साथ बनने वाला जो एंगल होगा जाहिर सी बात है 0 डिग्री होगा, क्योंकि आई केप भी क्या इसी के पैरेलल यूनिट वेक्टर ही है, और पैरेलल यूनिट वेक्टर है तो एंगल कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, cos 0। cos 0 की वैल्यू 1 होती है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो आई केप डॉट आई केप की वैल्यू 1 होती है। अपन बात करते हैं आई केप डॉट जे केप की, तो ध्यान से देखिएगा, आई केप डॉट जे केप के केस में आई केप का मैग्नीट्यूड, जे केप का मैग्नीट्यूड और cos थीटा, ये आपका एक्स एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, दोनों के बिटवीन एंगल 90, cos 90, दैट मीन्स 0। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई केप डॉट जे केप बराबर 0 होता है, तो जाहिर सी बात है आई केप डॉट के केप भी 0 होगा। क्लियर है, ऐसा आप बिल्कुल लिख सकते हैं। और इन जनरल अगर आप इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे आई केप डॉट जे केप जो लिखा जाता है इसको क्रोनेकर डेल्टा आई जे से लिख दिया जाता है। ठीक है सर, ये क्रोनेकर डेल्टा क्या है, आप लोगों को डॉक्टर के सर ने बीएससी सेकेंड ईयर में मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ा है ये नोटेशन, टेंसर पढ़ाते वक्त। इसकी जो वैल्यू होती है वो दो ही वैल्यू होती है, एक तो 1 होती है एक 0 होती है। सर 1 कब आएगी, जब i बराबर j होगा। ठीक है, और अगर i नॉट इक्वल टू j है तो इसकी वैल्यू 0 आती है। ये आपके क्रोनेकर डेल्टा की सिचुएशन हो गई। अब यहाँ पे जे केप डॉट के केप करेंगे तो यहाँ डेल जे के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जे और के बराबर होंगे तो वैल्यू 1 आएगी, और आप जानते हैं जे और के बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर हैं, तो वैल्यू 0 आएगी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इन जनरल अपन लिख देते हैं। बढ़ते हैं आगे, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार इस प्रॉपर्टी को।
ठीक है, और अपने जो भी फ्रेंड हैं उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, प्रॉपर क्लासेज लें। ठीक है, अब टाइम को वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, आपके एग्जाम हो चुके हैं, और जैसे आरयू में कुछ बच्चों के एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो 2 दिन बाद वो भी फ्री हो जाएंगे, ऑनर्स वाले बच्चे। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं और सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। अगर ए वेक्टर जो है इसको ए एक्स आई केप प्लस ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप लिख दिया जाता है, बी वेक्टर बराबर यहाँ पे बी एक्स आई के प्लस का बी वाई जे के प्लस बी जेड के केप लिख दिया जाता है, और आपसे कहा जाता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, तो जाहिर सी बात है आप क्या लिखेंगे, ए एक्स आई केप ए वाई जे केप प्लस ए जेड के केप। यहाँ पे डॉट लिखा आपने बी एक्स आई केप बी वाई जे केप बी जेड के केप। ठीक है, आप जानते हैं आई केप का आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 होगा, आई केप का जे केप और के केप के साथ 0 होगा, जे केप का जे केप के साथ 1 होगा, बाकी के साथ 0 होगा, के केप का के केप के साथ 1 होगा, बाकी के साथ 0 होगा। तो आई केप का आई केप के साथ करेंगे तो ए एक्स बी एक्स, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर लिखा जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई जे केप का जे केप के साथ, के केप का के केप के साथ ए जेड और यहाँ पे बी जेड। ठीक है भैया, तो नोट कर लीजिए। और बहुत सी बार यहाँ पे एंगल भी पूछ लिया जाता है, CUET की अगर बात करें, पहले CU सेट के नाम से जानते थे, CU CET के नाम से, तो वहां पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, निम्न में से कौन सा सही है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर, उसमें ए क्रॉस बी बराबर 0 दिया हुआ होता था, ए डॉट बी बराबर 0 दिया हुआ था। मैं अभी लिखवा दूंगा आपको क्वेश्चन, आप भी कहेंगे सर बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से लिख लिया आपने, और थोड़ी सी स्पीड रखिए भाई। ठीक है, यहाँ पे अपन थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ये बराबर होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, मतलब जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो आपकी कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखा जा सकता है, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ आप लिख लीजिए भाई, इफ टू वेक्टर आर परपेंडिकुलर, इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा। इसे बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, और कोस 90 की जो वैल्यू होती है 0 होती है। ठीक है, फोर्थ अपन ने लिख लिया। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है भैया, तो यहाँ पे वेक्टर्स बना देते हैं, ये आपका पॉइंट ओ हो गया, ये आपका ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। ठीक है, इसको आप ओ बी वेक्टर बोलेंगे, इसको आप ओ ए वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और इनके बिटवीन एंगल थीटा है। तो यहाँ से अगर इस ओ ए वेक्टर को अपन स्मॉल ए वेक्टर बोल देते हैं, इस ओ बी वेक्टर को अपन स्मॉल बी वेक्टर बोल देते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की, तो ये कितना होगा भैया। आप कहेंगे सर ये यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और cos थीटा लिखा जाएगा। सर मैं यहाँ पे ए वेक्टर को ओ ए लिख सकता हूँ, भाई इसी डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी वेक्टर की जो लेंथ होती है वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ओ ए,
यहाँ पे आपने लिख दिया OB, और यहाँ पे आपका कोस थीटा एज इट इज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका इस प्रकार से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ कोस थीटा की, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, एन बोल देते हैं इस पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे OA एज इट इज लिखा, OB एज इट इज लिखा, और कोस थीटा की बात करते हैं तो ON अपॉन क्या लिखेंगे आप, OB लिखेंगे। भाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन, आधार बटे कर्ण लिखा जाता है। सो यहाँ से OA इंटू क्या आ गया, ON आ गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये इसका एक्चुअल मीन होता है, जो आप डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं उसका एक्चुअल मीन ये होता है। अगर आप जब कभी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे OA क्या है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ON क्या है, अगर आप ध्यान से देखें सर, आप कहेंगे कि सर जो ON है वो इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। भाई इसका इधर कंपोनेंट ले रखा है ना आपने, जब आप इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट लेंगे वो कितना आएगा, ON ही आएगा। इसी प्रकार से आप घटक तोड़ा करते हैं, याद कीजिए इस प्रकार से आपकी एक्स एक्सिस होती थी, वाई एक्सिस होती थी, ये आपका आर वेक्टर होता था, एंगल थीटा होता था, तो एक्स डायरेक्शन में जो घटक होता था आर कोस थीटा और इधर आर साइन थीटा। ऐसे ही तो लिखते थे आप, बिल्कुल सर ऐसे ही लिखा जाता था। तो यहाँ पे आर वेक्टर का एक्स डायरेक्शन में घटक कितना है, आर कोस थीटा, तो यहाँ पे इस बी वेक्टर का ए वेक्टर की डायरेक्शन में घटक कितना है, ON। तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक वेक्टर की, तो यहाँ पे आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के एक वेक्टर की डायरेक्शन में कंपोनेंट के मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। सर समझ में नहीं आया तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर का बी वेक्टर के ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसके मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहने का मतलब सीधा सीधा सा है, प्रोजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, घटक को रिप्रेजेंट करता है, परछाई को निरूपित करता है। ठीक है, ये इसका एक्चुअल ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं अपन और इसके अपन यहाँ पे फिजिकल मीनिंग की बात कर लेते हैं। फिजिकल मीनिंग का बच्चों मतलब होता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये फिजिकल मीनिंग का मतलब होता है, बहुत सी बार गलती पढ़ा देते हैं लोग। फिजिकल मीनिंग का मतलब है कि आप फिजिक्स के दृष्टि से इसे कैसे समझाएंगे, आखिरकार कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है, तो उसके बारे में आपको बताना होता है। तो फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं तो आपका कोई पार्टिकल है m मास का, ये मान लेते हैं आपका पार्टिकल है, नहीं सर पार्टिकल बड़ा होना चाहिए, तो ये अपना पार्टिकल हो गया, ये आपकी सरफेस हो गई, ये m मास की आपकी बॉडी है और इस पर आपने फोर्स लगा दिया F वेक्टर। ठीक है, जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये एंगल जो है थीटा है, या ऐसे नहीं बनाना चाहें तो यहाँ पे ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। ये डैश डैश लाइन क्या है, इसके पैरेलल है, जो आपकी बेस लाइन है। अब क्या होता है जब आप फोर्स लगाते हैं तो इस पॉइंट ए से आपका जो बॉडी है वो शिफ्ट होके पॉइंट बी पर पहुंच जाती है, मतलब यहाँ से यहाँ पे विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। देन अब यहाँ पे अपन वर्क डन की बात करते हैं। आप जो वर्क डन लिखते हैं वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे F और यहाँ पे AB लिखेंगे और साथ में कितना लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। भैया डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही तो दिया जाता है, ये आपका AB वेक्टर हो गया, ये आपका F वेक्टर हो गया। अब यहाँ पे वर्क डन आप लिखेंगे F वेक्टर डॉट AB की वैल्यू इसी प्रकार से दी जाएगी, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, F वेक्टर डॉट AB वेक्टर।
लिख सकते या नहीं लिख सकते? आप बिल्कुल कहेंगे सर ऐसा लिखा जा सकता है, क्योंकि इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भैया? वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्ल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, अगर यहाँ पे आप ए वेक्टर को फोर्स और बी वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कर लीजिए नोट। अभी शुरुआत है तो आपकी क्लास 1.5 घंटे की रख लेंगे, फिर टाइमिंग बढ़ा देंगे। ठीक है, एक टीचर की बात कर रहा हूँ, आपको 3 फैकल्टीज पढ़ाएगी। तो जैसा के सर ने कहा कि अराउंड 4 आवर आपकी क्लास चलेगी। ठीक है भाई। अब बहुत सी बार क्या होता है, एंगल पूछ लिया जाता है 2 वेक्टर देके, तो बहुत आसान है, एक क्वेश्चन भी लिखवा देता हूं उससे रिलेटेड। चलो नोट लगवा के लिखवा देता हूं। यहाँ पे ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड। बी वेक्टर बराबर दिया हुआ है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। ये जिन पे मैं ब्रैकेट बनाता चल रहा हूं, इन पे एमटीआर लगाते चलिएगा और ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर आप जानते हैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा लिखा जाता है। बिल्कुल सर ऐसा ही लिखा जाता है। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं कोस थीटा की, सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे आपने लिखा एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के लिखा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। अपॉन डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो स्क्वायर रूट के अंदर आप लिखेंगे आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और स्क्वायर करके तीनों को ऐड कर देंगे। जेड एक ही है भाई, यहाँ पे अलग अलग टाइप का जेड नहीं है। ठीक है भाई, वीरेंद्र सुन रहा है भाई बात को। और यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ पे बी एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस का बी जेड स्क्वायर लिख दिया जाता है। ठीक है, ये आपके कोस थीटा की वैल्यू आ जाती है। और यहाँ पे आप ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, तो डायरेक्ट ही लिख लीजिए यहाँ पे ए एक्स बी एक्स। अभी थोड़ी देर पहले ही तो लिखा है सेकेंड प्रॉपर्टी ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब सीयूटी में कैसे क्वेश्चन पूछा गया था वो भी लिखवा देता हूं, जिससे आपको आइडिया रहना चाहिए कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। ठीक है, कर लीजिए भैया नोट। तो बड़े आगे, तो जिस प्रकार से सीयूटी में क्वेश्चन पूछा गया था वो लिखवा देता हूं मैं आपको।
लिखिए क्वेश्चन जो कि CUCET में पूछा गया था, पहले इसी नाम से एग्जाम कंडक्ट हुआ करता था। टू वेक्टर्स A एंड B आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स A एंड B आर perpendicular to each other if A ऑप्शन था A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 0, B ऑप्शन की बात करते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 0। अब इसमें सोचने का टाइम भी नहीं लगेगा आपको, A वेक्टर डॉट B वेक्टर बराबर 1, और D ऑप्शन था आपका A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर 1। तो इसमें आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, A डॉट B वेक्टर बराबर 0 होगा क्योंकि परपेंडिकुलर का यही केस है। तो ये आपका A ऑप्शन हो गया, देखते ही आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अपन डॉट प्रोडक्ट से आए हुए और भी क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए भाई, इफ A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 है, ठीक है, एंड A वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, B वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और C वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो -7 है। ठीक है, वो -7 है। ओके, तो आपको देन एंगल बिटवीन A एंड B वेक्टर इज, A ऑप्शन है आपका π/6, B ऑप्शन है आपका 2π/3, C ऑप्शन है आपका π/3, एंड D ऑप्शन है आपका 5π/3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है भैया, ये आपको कैलकुलेट करना है, तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बराबर 0 आपको गिवन है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको A और B के बिटवीन एंगल कैलकुलेट करना है, तो A और B के टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा आपने A वेक्टर प्लस B वेक्टर बराबर -C वेक्टर। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर। ठीक है, और जैसे आप स्क्वायर लेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखा जाएगा C स्क्वायर। और जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, मतलब वहां पे डॉट प्रोडक्ट लिखा हुआ होता है। और C स्क्वायर की वैल्यू तो अभी C स्क्वायर ही रहने देते हैं, इस प्रकार से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ A का A से मल्टीप्लाई करेंगे, B का B के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा A का A के साथ तो A स्क्वायर, B का B के साथ करेंगे तो B स्क्वायर आएगा, B का A के साथ करें तो B डॉट A आएगा, और यहाँ पे A का B के साथ करें तो A डॉट B आएगा, और B डॉट A बराबर होता है A डॉट B, बिकॉज मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवा दी है। तो दोनों को ऐड करके यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2A वेक्टर डॉट B वेक्टर। कुछ महानुभाव सोच रहे होंगे सर डायरेक्टली लिख देते, तो डायरेक्ट लिखने का तरीका नहीं होता, आप चाहें तो लिख सकते हैं, चॉइस है आपकी। ठीक है,
और फिर यहाँ पे कोस थीटा आ जाएगा, इसको ओपन करेंगे, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा लिख दिया जाएगा, ठीक है। और सबकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे कोस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कोस थीटा बराबर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड। और वैल्यू जो दी गई है आपको 3, 5 एंड 7 दी गई हैं। 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर, ये आपको कोस थीटा दिया हुआ है। तो 49 माइनस 9 माइनस का 25 अपॉन में यहाँ पे कितना आता है 30 आता है, तो ये 1/2 आ जाता है। सो थीटा बराबर यहाँ पे आप लिख सकते हैं π/3, बिकॉज कोस π/3 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। कर लीजिए नोट, ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं यहाँ पे DU और RU के एग्जाम को भी ध्यान में रख रहा हूं, ठीक है, तो आप निश्चिंत रहिए। कर लीजिए नोट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। बहुत सी बार क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ik plus jk plus kk, the projection of vector on the vector ik minus jk plus kk। तो इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है। तो लिख लीजिए भाई, ए ऑप्शन यहाँ पे हो गया √3, बी ऑप्शन 1/√3, सी ऑप्शन की बात करते हैं 2/√3 एंड डी ऑप्शन की बात करते हैं 2√3 आ जाता है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं ए वेक्टर बराबर लेट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, बी वेक्टर बराबर यहाँ पे आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने ए वेक्टर बना दिया, यहाँ पे आपने बी वेक्टर बना दिया, या चेंज कर लीजिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ये आपका ए वेक्टर हो गया, या आपका बी वेक्टर हो गया। इस ए वेक्टर का आपको बी वेक्टर पे प्रोजेक्शन लेना है, ठीक है। प्रोजेक्शन लेने का मतलब इसका कंपोनेंट ब्रेक करना है इस डायरेक्शन में, और जाहिर सी बात है कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्शन होगा, किसका प्रोजेक्शन ले रहे हैं, ए वेक्टर का प्रोजेक्शन ले रहे हैं, किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं, बी वेक्टर की डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो जाहिर सी बात है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। किसकी डायरेक्शन में ले रहे हैं सर, बी की डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे। और जाहिर सी बात है जो प्रोजेक्शन होता है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे डॉट लगा देंगे। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इसी प्रकार से करने हैं,
ये ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया था उसी का ही एक पार्ट है, ठीक है। और अगर आपको किसी को संदेह हुई इस बात पे तो इसको ओपन कर लीजिए। तो ए का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे बी कैप का मैग्नीट्यूड और साथ में लिख दिया जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, बी का मैग्नीट्यूड 1। और जाहिर सी बात है ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक होगा वो ए कोस थीटा ही आएगा, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा ही आएगा। भाई जिधर एंगल थीटा होता है उस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आता है, कोस, तो ए कोस थीटा ही आ रहा है। तो लिखने का तरीका ये है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं आई के प्लस जे के प्लस के, और बी के बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कोई भी जो यूनिट वेक्टर लिखा जाता है वो वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाता है। ये याद कर लीजिएगा, साइड में लिख लीजिए इसे, आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे बी वेक्टर कितना है, आई केप माइनस जे केप प्लस के केप अपॉन, यहाँ पे आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आई केप जे केप के केप के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके आपस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 आ जाता है। और यहाँ पे आई केप का आई केप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 1, जे केप का जे केप के साथ -1, के केप का के केप के साथ 1/√3, तो 1/√3 आ जाता है। दिस इज द प्रोजेक्शन, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कर लीजिए भाई। फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। आई थिंक आप कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। अब अपन सेकंड पॉइंट की बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे सेकंड क्रॉस प्रोडक्ट। एक दो क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे देता हूं, ऐसा करते हैं। तो चलो एक दो क्वेश्चन होमवर्क लिख लीजिए आप, जो आपको खुद करने हैं। ये होमवर्क के लिए है। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, लिखते जाइए साथ के साथ। फाइंड द एंगल बिटवीन 4i के प्लस जे के प्लस 3k के एंड 2i के 2j के माइनस का के। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/3, बी ऑप्शन आपको दिया हुआ है कोस इनवर्स यहाँ पे 1/√26, सी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कोस इनवर्स 1/3/26, और डी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कोस इनवर्स √3/2, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, कैलकुलेट करने में फॉर्मूला आपको लिखवा दिया है कोस थीटा का, मैंने डायरेक्ट इंप्लीमेंट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन 1 हो गया, एक क्वेश्चन 2 नॉन जीरो वेक्टर A and B, 2 नॉन जीरो वेक्टर A and B आर सच देट, इस प्रकार से हैं, आर सच देट, इस प्रकार से हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ A प्लस B बराबर A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ओके, देन फाइंड द
एंगल, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए ऑप्शन लिखिए π/4, बी ऑप्शन लिखिए π/3, सी ऑप्शन लिखिए π/2 और डी ऑप्शन लिखिए 0। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको करके लाने हैं। ठीक है, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बेसिक क्वेश्चन है। और एक चीज मैं फिर बता देना चाहता हूं, अगर यहां से होमवर्क दिया जाता है, आप नहीं करते हैं, एक बार नहीं आता, दो बार नहीं आता, 3 बार ट्राई कीजिए, 4 बार ट्राई कीजिए, तभी आपके फिजिक्स पढ़ने की टेंडेंसी बनेगी। फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको डेडिकेट होना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं केवल आपके क्लास लेने से ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। घर बैठ के आपको क्वेश्चन सोल्व करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरुआत में नहीं आएंगे तो 2-3 बार कीजिए, पर कीजिए, जब तक नहीं होता तब तक कीजिए। और सब बच्चों ने कर लिया है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप पर्सनल व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। ठीक है भैया, बढ़े आगे। ठीक है, तो यहां पे अब सेकंड पॉइंट डालिए और लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, और यहां पे लिख लीजिए वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो यहां पे अपन दो वेक्टर ले लेते हैं, ये अपना ए वेक्टर हो गया, ये अपना बी वेक्टर हो गया, और दोनों वेक्टर के बिटवीन जो एंगल हैं वो थीटा है। जब ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो यहाँ पे लिखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, ए का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का मैग्नीट्यूड लिखा, यहाँ पे साइन थीटा लिखा, साथ में आपने एन कैप लिखा। यहाँ पे एन कैप किसको रिप्रेजेंट करता है? एन कैप यहाँ पे कैप लगा हुआ है तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो ये यूनिट वेक्टर होता है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर से बनने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ए से भी परपेंडिकुलर होता है और बी से भी परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इस बोर्ड के प्लेन में आपके दोनों के दोनों वेक्टर बने हुए हैं। 2D की बात हो रही है तो दोनों वेक्टर इसी में, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब जो एन कैप होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, या तो बाहर की ओर होगा या अंदर की ओर होगा, बट इस बोर्ड से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करते हैं तो डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं सॉरी, तो ध्यान से देखिएगा डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पूछा गया है तो आप ए वेक्टर पे अपनी उंगलियां रखेंगे और बी वेक्टर की तरफ रोटेट करेंगे, तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी वो आपके परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो यहां से अब जाहिर सी बात है ऐसे पकड़ के तो दिखा नहीं सकते आपको, तो अपन यहाँ पे क्या इस प्रकार से डॉटेड लाइन से बना देते हैं जो कि एन कैप हो गया, वेयर एन कैप इज परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस प्रकार से आप डिफाइन कर देते हैं। किसी को इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है भैया, यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया जाता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। लेट यहाँ पे ए वेक्टर बराबर आप मान लेते हैं एक्स आई के प्लस बी एक्स सॉरी ए वाई जे के प्लस ए जेड के। इस प्रकार से आपने लिखा यहाँ पे बी वेक्टर बराबर बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के, और आपने
बी जेड के कैप लिख दिया। ठीक है, अब आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करना है, थोड़ा स्पीड रखिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इस प्रकार से आई कैप लिखा, जे कैप लिखा, के कैप लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ए एक्स, ए वाई, ए जेड लिखेंगे, यहाँ पे बी एक्स, बी वाई और आप बी जेड लिखेंगे। ये आपका तरीका होता है क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का, और डिटर्मिनेंट सोल्व करना आप भली भांति जानते हैं। यहाँ पे आप आई कैप, जे कैप, के कैप को लेके इसको ओपन कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, और नहीं आता तो मैं सिखा दूंगा, निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से कैलकुलेशन की जाती है, नोट कर लीजिए एक बार इसे। फिर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट का जो वैल्यू होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है नहीं करता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन किया जाता है तो बिहेव कैसा होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। आज पहली क्लास थी तो थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है टॉपिक्स पे। आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी को मैच करने में 1 से 2 दिन का समय लगेगा, तो थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो वही यूनिट वेक्टर्स का खेल। ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, ये आपका आई कैप होता है, जे कैप होता है, ये आपका के कैप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे, जे कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या आएगा, जाहिर सी बात है आपको जे कैप क्रॉस के कैप करना है तो परपेंडिकुलर आपको आई कैप मिलेगा। ये आपका आई कैप है, ये आपका जे कैप है, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप मिलेगा। ये आपका के कैप है, ये आपका आई कैप है, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो जे कैप मिलेगा। नहीं मुझे के कैप क्रॉस जे कैप करना है तो के कैप पे उंगलियां रखी, जे कैप की तरह रोटेट की, मेरा थंब क्या है परपेंडिकुलर अंदर की ओर है, तो आई कैप तो परपेंडिकुलर बाहर की ओर है, इसके अपोजिट क्या होगा माइनस का आई कैप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है भैया, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड, साइन 90 लिखा और एन कैप लिखा। तो आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप और जे कैप के तल के लंबवत, आई और जे के तल के लंबवत कौन सा वेक्टर होता है, कौन सा एक्सिस होता है, जेड एक्सिस होता है। जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है, के कैप है। ये भी 1 हो गए, ये भी 1 हो गए, ये भी 1 हो गए, तो आपने लिख दिया के कैप। यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं आई कैप क्रॉस आई कैप की, तो जाहिर सी बातें साइन 0 की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं आई कैप क्रॉस के कैप की, तो ये आपका आई कैप है, ये आपका आई कैप रहा, ये आपका के कैप रहा, और आपको आई कैप क्रॉस के कैप करना है तो आई कैप पे अपनी जी, ये आपका आई कैप है, ये आपका के कैप है। इस प्रकार से यहाँ पे एक पेन पड़ा होगा। ठीक है भैया, तो ये आपका आई कैप हो गया, आपका के कैप हो गया, आई कैप क्रॉस के कैप। ये मेरे थंब की डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, एन कैप को। जबकि अगर आपने आई कैप इसको लिया है तो आपकी मजबूरी है कि जे कैप ये होगा और के कैप ये होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, आप लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग, सॉरी राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम का आप यूज करते हैं इस प्रकार से, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। उसके बारे में चर्चा आपको के सर मैकेनिक्स में कराएंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, कि अपन जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं वो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। एक्स पर उंगलियां रख के वाई की तरफ रोटेट करते हैं तो थंब जेड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई कैप क्रॉस के कैप की बात करेंगे
तो ध्यान से देखिएगा सभी, आई कैप क्रॉस के कैप की बात करेंगे तो माइनस का जे कैप आएगा। किसी को ज्यादा दिक्कत है याद करने में तो इस प्रकार से एक टेक्निक है जो आप स्कूलिंग के दौरान भी पढ़ के आए हैं, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। तो अगर इस साइकिल का फॉलो होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो के कैप आएगा, के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे आप तो जे कैप आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो वापस के कैप आएगा। ये सिस्टम होता है। बट आप अपोजिट चले, आपने जे कैप क्रॉस आई कैप किया तो आएगा तो के, बट आपने साइकिल का अपोज कर दिया, तो ध्यान रखने के लिए आप क्या क्या कर देंगे, साइकिल को याद रख सकते हैं। अब अपोज किया है तो माइनस लगा देंगे। आप आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो जाहिर सी बात है जे कैप आएगा, बट किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है भैया। पूरे के पूरे इसी प्रकार से रूल लागू होते हैं। और यहाँ पे इसको इन जनरल, ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप क्रॉस जे कैप जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है लेवी सिवेटा आई जे के, और यहाँ पे के कैप लिख दी जाती है। सर ये लेवी सिवेटा क्या है, ये भी वही आपने बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिकल फिजिक्स में टेंसर नोटेशन में पढ़े हैं, और वहां पे इनकी वैल्यूज भी के सर ने आपको लिखवाई है, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज लेवी सिवेटा का जो मतलब होता है, इसकी 3 वैल्यूज होती हैं, क्रोनेकर डेल्टा की 2 वैल्यू होती है। इसकी एक वैल्यू होती है +1, एक होती है 0 और एक होती है -1। अब यहाँ पे +1 कब होगी, जब आई कैप जे कैप के कैप तीनों के तीनों डिफरेंट होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और साइक्लिक होने चाहिए, आई के बाद जे आना चाहिए, जे के बाद के आना चाहिए, ठीक है। तो इफ ऑल डिफरेंट एंड साइक्लिक, यहाँ पे इफ ऑल नॉट डिफरेंट, इफ ऑल नॉट डिफरेंट, ठीक है। और यहाँ पे -1 की बात करते हैं, इफ ऑल डिफरेंट बट एंटी साइक्लिक, साइक्लिक ने एक चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं तो एंटी साइक्लिक, तो चक्र का पालन नहीं कर रहे हैं, साइकिल फॉलो नहीं कर रहे हैं तो माइनस साइन लगा देते हैं। ये इसको लिखने का तरीका है, लिख लीजिए भैया। और आपकी टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे तो आप निश्चिंत रहिए। सीईटी की, आरयू की और डीयू की अपन कंबाइंड टेस्ट सीरीज चलाएंगे कुछ दिन बाद। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं टेस्ट सीरीज के लायक, फिर आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और टेस्ट सीरीज जो होगी ऑल इंडिया होगी, सभी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है भैया। क्लियर हैं, बढ़े आगे। तो यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो नहीं करता है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो नॉट इक्वल टू होता है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के लिए। यहाँ पे एक्चुअल रिलेशन क्या होता है अगर उसकी बात की जाए तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू होती है माइनस के बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं क्योंकि आप जानते ए क्रॉस बी करे या बी क्रॉस ए करे,
केवल और केवल एन कैप की डायरेक्शन बदलनी है। आप लोग समझ चुके हैं, अगर ए क्रॉस बी कर रहे थे तो परपेंडिकुलर आपकी ओर डायरेक्शन थी, और बी क्रॉस ए करेंगे तो परपेंडिकुलर अंदर की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। मैग्नीट्यूड तो वही रहना है, क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा लिखते हैं, तो स्केलर टर्म में तो कोई चेंज होना नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से लिख लिया। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। दो वेक्टर अगर कोलिनियर हैं, मतलब इस प्रकार से हैं, ये आपका ए वेक्टर, ए 3 पॉइंट से समझा देता हूं मैं, ए बी और सी, ये आपके 3 पॉइंट हैं ए बी सी। ठीक है भैया, अब 3 पॉइंट से आप दो वेक्टर बना लेते हैं, जैसे आपने एक ए बी वेक्टर बना लिया और एक आपने ए सी वेक्टर बना लिया। तो यहाँ पे एक तो आपने ए बी वेक्टर बना लिया भैया, और एक आपने ए सी वेक्टर बना लिया। तो 3 पॉइंट अगर एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो आप उन्हें क्या कहते हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई करते हैं। ठीक है, और 2 पॉइंट की बात करें तो 2 पॉइंट तो हमेशा एक लाइन पे लाई करा ही सकते हैं आप, ए से और ए से मिला दीजिए, ए से और ए से। तो 3 पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगा, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं या दो वेक्टर जो कि यहाँ पे अगर कहें कि कोलिनियर हैं, दो वेक्टर एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वो 0 होता है फॉर 3 पॉइंट ए बी सी, 3 4 3 कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर पॉइंट और 2 कोलिनियर वेक्टर। बहुत सी बार ये प्रॉपर्टीज काम आ जाती हैं। ठीक है भाई, 3 पॉइंट 2 वेक्टर मैंने चूज किए, एक ए बी क्रॉस ए सी। किसी के मने नहीं हम तो ए बी क्रॉस बी सी करेंगे, कर लीजिए। आपको पता है कि जो वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में चेंज किए बगैर आप उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पे शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 4th पॉइंट लिखते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर अपन बात करें किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है, जो आपका पैरेललोग्राम होता है, उसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ठीक है, ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर हो गया। और यहाँ पे अगर अपन डॉटेड की बात करें तो ये आपने बना दिया, ये भी आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। तो इसके एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों के बिटवीन एंगल थीटा है। ठीक है, तो जब भी आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो निकल के वैल्यू जो आती हैं वो पैरेललोग्राम के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। और आप जानते हैं, स्वाभाविक सी बात है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रॉस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। जब ए और बी दोनों के दोनों आपके लेंथ को रिप्रेजेंट करने चाहिए, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने चाहिए, तब जाके यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर आएगा। भाई इसकी भी जो यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे मीटर स्क्वायर आ जाएगा, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं 5th पॉइंट। अगर यहाँ पे इस प्रकार से आपको ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, तो यहाँ पे इसके भी एरिया को रिप्रेजेंट कर देता है ये। तो इसको अगर आप मान लेते हैं, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा 1/2 और यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है,
इस प्रकार से आप लिख देते हैं। कैसे, यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, डॉटेड लाइन डाल दीजिए। जो आपका पैरेललोग्राम होता है वो दो ट्राइंगल से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो टोटल टू ट्राइंगल का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, यही लिखा है 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे बात करें अगर वेयर ए वेक्टर जो है यहाँ पे बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, और बी वेक्टर जो है यहाँ पे सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, ठीक है। अगर ये पॉइंट को वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ है तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है भैया। और कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट आपने लिख लिए। 6th पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। आज सब पेपर कंबाइंड होते हैं, बार बार यही बात क्यों पूछनी होती है, अलग से पूछ लिया करो कॉल करके या व्हाट्सअप करके। यहाँ पे केवल क्लास में पढ़ाई की बात होनी चाहिए कि सर यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है, ये आपने कैसे लिखा, समझ में आया नहीं आया, सर ये कैसे क्वेश्चन हुआ, ये बातें होनी चाहिए। कैसे डिस्टर्ब होते आपको पूछना है, कॉल करके पूछ लीजिए, आपके पास व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। 6 पॉइंट की बात करते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने टॉर्क के बारे में पढ़ा है मैकेनिक्स में, टॉर्क बराबर क्या होता है, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो टॉर्क को भी रिप्रेजेंट कर देगा। आपने वी वेक्टर बराबर जो ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर पढ़ा है तो वेलोसिटी को भी रिप्रेजेंट कर देता है। आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका ओ हो गया, ठीक है, आपका आर वेक्टर हो गया, आपका इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा तो बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। तो टॉर्क भी किससे कैलकुलेट किया जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट से। ऐसी आप बहुत सारी क्वांटिटीज लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका ए हो गया, इधर बी की बात कर लेते हैं। इस प्रकार से कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी पॉइंट के अराउंड, किसी एक्सिस के अराउंड सॉरी। तो इस प्रकार से मोशन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ओमेगा, ये आपका ये लीनियर स्पीड v हो गई, लीनियर वेलोसिटी सॉरी। तो यहाँ पे आपने बात की v वेक्टर बराबर, तो v वेक्टर बराबर क्या होता है, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। आपको अगर कैलकुलेट करना है कि v की डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो आप ओमेगा क्रॉस आर कर दीजिए, अपने आप v की डायरेक्शन आ जाएगी। और जाहिर सी बात इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर अंदर की ओर है v की डायरेक्शन। तो यहाँ पे ज्यादा चर्चा इनके बारे में नहीं करेंगे, मैकेनिक्स का पार्ट है, केवल मैं आपकी पुरानी नॉलेज के बेसिस पे इनको बता रहा हूँ, ठीक है भैया। बड़े आगे, तो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट या आप कहे वेक्टर प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें हो गई। आइए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3j केप लिखा हुआ है, कोमा बी वेक्टर बराबर pik प्लस 9j केप लिखा हुआ है, pik प्लस 9j केप लिखा हुआ है, एंड सी वेक्टर बराबर जो लिखा हुआ है वो i केप माइनस j केप लिखा हुआ है, ठीक है। आर कोलिनियर, देन are collinear, then find the value of p, then find the value of p, ठीक है। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ए ऑप्शन है 1/2, बी ऑप्शन है भैया यहाँ पे 3/2, सी ऑप्शन है भैया
7/2 एंड डी ऑप्शन है आपका 5/2। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ये आपका लिखा हुआ है, अब इसको सोल्व करना है आपको। और 3 पॉइंट दिए हुए हैं आपको, ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। 3 पॉइंट से जाहिर सी बात है 2 वेक्टर में बना सकता हूं। तो यहाँ पे मैंने एक नया वेक्टर बोल दिया, तो स्मॉल ए वेक्टर बोल देता हूँ, या स्मॉल ए भी मत बोलिए आप, तो जो जैसा है। यहाँ पे ए बी वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो बी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए भाई P-2 i कैप लिखा जाएगा, और 9-3 तो यहाँ पे 6 जे कैप लिखा जाएगा। एक में क्या कर लेता हूँ, AC बोल देता हूँ, तो AC वेक्टर बराबर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ C, तो C वेक्टर क्या, यहाँ C वेक्टर माइनस का A वेक्टर लिखा। C की वैल्यू कितनी है भाई, आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट 2 है। 1 - 2 -1 आई कैप लिखा, और वहां पे क्या लिखा हुआ है, -1 -3, यहाँ पे माइनस का 4 जे कैप हो जाएगा भैया। ठीक है, और यहाँ पे आपको ए बी वेक्टर, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर 0। ये आपको गिवन है, क्यों गिवन है, क्योंकि कोलिनियर है। तो ए बी क्रॉस ए सी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे P-2 i कैप प्लस 6 जे कैप लिख दिया जाता है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लिखा, ए सी की जो वैल्यू है वो माइनस का आई कैप माइनस का 4 जे कैप बराबर 0 लिख दिया जाता है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई कैप का आई कैप के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है, आई कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट के कैप होता है। तो यहाँ पे आपने लिखा के कैप, और यहाँ पे माइनस का 4, और यहाँ पे आपने लिख दिया P-2, कोई दिक्कत नहीं है। जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और जे कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो जे कैप का आई कैप के साथ करते हैं तो माइनस का के कैप आता है। तो यहाँ पे आपने प्लस माइनस का के कैप लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपने -1 और यहाँ पे 6 बराबर 0 लिखा है। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जे कैप क्रॉस आई कैप किया, माइनस के कैप आया, इसका कोफिशिएंट -1, इसका कोफिशिएंट 6 है। के कैप को बाहर निकाल लेते हैं भैया, मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस का 4p प्लस का 8 हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का 6 बराबर 0 हो जाता है। 8 + 6 14 हो जाता है बराबर, भाई ये तो 0 होगा नहीं, 0 यही होगा, तो 4p बराबर कितना आ जाता है, यहाँ पे 14 आ जाता है, और p बराबर 7/2 लिख दिया जाता। ठीक है, तो कल अपन ये ट्रिपल प्रोडक्ट को कंप्लीट करके आपके डिफरेंशियल कैलकुलस को भी कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके जो वेक्टर कैलकुलस वाला पार्ट है उसको लगभग कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो 3 क्लास में आपका ये पार्ट हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद फिर जो आपका पार्ट रहेगा मैट्रिक्स वाला उसको अपन स्टार्ट कर देंगे। तो 10 से 12 दिन से ज़्यादा मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में आपके नहीं लूँगा। ठीक है, और ऐसे ही क्लास चलेगी। कल से आपकी जो मेरी मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास होगी प्रॉपर 2 हार चलेगी। ठीक है, राधे राधे। ठीक है, और जैसे आपकी फीस सबमिट हो जाएगी, क्लासेस एप्लीकेशन पे चलेगी, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया जाएगा।